मंच पे उपस्थित हमारे मार्गदर्शक शिक्षकों को और मेरी परम वंदनीय और आदरणीय हमारी मैम शीतल गुप्ता जी को अपना वंदन प्रेषित करना चाहूँगा। आप लोगों के कारण, आप लोग के माध्यम से हमने जान पाया है कि विधि का मतलब क्या होता है। जैसा कि आपको हमारे मन संचालन कर रहे मेरे भाई जैसे मुकुल जी ने बताया कि मैं जुडिशरी के टॉपिक पे बोलने वाला हूँ। सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूँगा कि मेरे भाई ने बहुत अच्छा मन संचालन किया है। अगर हम बात करें कि आज जो दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो संविधान दिवस हम आज मना रहे हैं, वो एक साधारण पुस्तक नहीं है। ये आज इस पुस्तक के संपूर्ण होने का दिवस जरूर है, पर इसी पुस्तक की वजह से हर एक नागरिक आज संपूर्णता का जीवन जी पाता है। ये हमें इक्वालिटी देता है और ये हमें जीने का साहस भी देता है। अब मैं बात करता हूँ अपने टॉपिक पर। हमको लगता है कि जब भी कहीं न्याय मिलता है, जहाँ भी न्याय दिया जाता है, वहाँ पर दोनों पार्टी संतुष्ट होती है, परंतु ये बात कहीं ना कहीं झूठी है। एक पार्टी हमेशा संतुष्ट होती है और दूसरी पार्टी हमेशा असंतुष्ट होती है। पिछली बार में जब मैं आया था तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि आपके सम्मुख टंगे हुए दो महापुरुषों के जो चित्र हैं, डॉक्टर भीमराव राम अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी, इन दोनों की विचारधाराएं अपने आप में बहुत अलग है और बहुत ही ब्रॉड है। ये दोनों ही निसंदेह महान है, पर इनकी विचारधाराएं अपने आप में कभी मेल नहीं खा पाई। परंतु न्यायपालिका के सामने अगर ये मसला जाता है, दो अलग अलग पार्टीज का परसेप्शन जाता है, तो न्यायपालिका का काम होता है कि वो दोनों को सुनकर उसकी सही बात को निर्णित करे। मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। अभी भी कहीं झगड़ा हो जाता है तो अगला बंदा यही कहता है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। मतलब हमारा जो देश है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, वो कहीं ना कहीं स्टेबल होती है हमारी जुडिशरी के ऊपर। जब कहीं किसी गरीब के दामन को कोई दुशासन पकड़ लेता है तो एक कृष्ण रूपी उम्मीद जो है वो न्यायपालिका है। जब कभी कोई दुष्ट रावण किसी के अधिकारों का हनन करता है, तब एक जो राम बाण है वो न्यायपालिका की तरफ से आता है। मतलब जब किसी गरीब के पसीने का अपमान होता है तो न्यायपालिका का रोल अहम हो जाता है। अगर हम देखें, ये किताब, ये संविधान, ये न्यायपालिका हमें जीवन जीने का उत्साह भी देती है और समर्थन भी करती है। परंतु मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हम अपनी न्यायपालिका पे कभी सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि यही संविधान की पुस्तक हमें उसी के ऊपर सवाल करने का, अपनी राय रखने का अधिकार देती है। मैंने एक केस सुना था, उसका साइटेशन मुझे सही से याद नहीं है, पर एक अहमदाबाद का केस था। अगर एक गरीब कोई अपराध करता है तो न्यायपालिका उसको कड़ा दंड देती है और ये विधान फॉलो होना चाहिए। पर वहीं पर एक विधान पता नहीं कहाँ से आता है, उसको निबंध लिखकर और निबंध लेने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। क्या ये हमें निराश नहीं करता? क्या आप सवाल नहीं पूछते जब हमारे देश के प्रमुख सीजेआई सेवानिवृत्त किसी एक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी जुडिशियल डिसीजन पर टिप्पणी करते हैं, तब क्या हमारा देश का प्रसार नहीं होता? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और जो कार्यरत हैं उन लोगों की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जुडिशरी पर सबका विश्वास बना रहे। मैं अपनी बहनों से, अपनी मातृशक्ति से भी एक बात कहना चाहूंगा कि मेरी 30 वर्ष की उम्र है और मैंने विभिन्न धर्मों की किताबों को पढ़ा है, जहां मैंने देखा है कि प्रत्येक धर्म में, मैं किसी को भी इंगित नहीं करता, पर प्रत्येक धर्म में जो अधिकार आपको नहीं मिला, जो स्टेटस आपको नहीं मिला, जो अधिकार, जो सम्मान आपको नहीं मिला, वो हमारे संविधान की पुस्तक ने आपको दिलाया है। आज आप जो खड़े हो पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, उसमें सावित्रीबाई फुले जी का अगर योगदान है तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान का भी बहुत ज्यादा योगदान है। बात करते हैं जुडिशरी की पावर्स पे, तो जुडिशरी की कई पावर्स हैं। जुडिशरी हमारी सरकार को नियंत्रित करती है। हमने ये देखा है इंदिरा गांधी जी के केस में, जहां पर जुडिशरी ने कहा कि एक आम नागरिक और एक प्रधानमंत्री दोनों ही हमारे न्यायालय के लिए एक जैसे हैं। इंदिरा गांधी जी के केस में हमने देखा। हमने ये भी देखा केशव भारती के केस में कि सरकार को न्यायाधीशों ने बताया कि आप संविधान में सब कुछ बदल सकते हैं, आप हर एक चीज बदल सकते हैं, पर आप सारे संविधान का जो स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदल सकते। हमने विभिन्न केसेस में देखा है। विशाखा के केस में हमने देखा है कि कैसे महिलाओं को सशक्त करने के लिए न्यायाधीशों ने निर्णय दिया है। परंतु मेरा आपसे आह्वान भी है, मेरा आपसे अनुरोध भी है, जो इस फील्ड में आ गए हैं या आने वाले हैं, जो भविष्य में वकील बनने वाले हैं या न्यायाधीश बनने वाले हैं, आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि आपकी निष्ठा, आपका जो सम्मान, आपका जो निहित है, वो आप अपने संविधान की तरफ रखें, संविधान की तरफ चलें। हमारा
अपने फैकल्टी से भी निवेदन है कि हमारे राह को हमेशा प्रशस्त करते रहें। और पिछली बार जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ओके, मैं यहाँ पर एक लाइन बोलना चाहूँगा कि हमारे जुडिशरी में और हमारे बीच में एक पर्दा रहता है। इस पर एक अहमद फराज साहब ने एक शेर लिखा था कि ना तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो फिर क्यों इतने हिजाबों में मिले। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो बदलती परिस्थितियों में खुद को ढालता। आइए ऐसे वक्ता को सुने जो हमें न्यायपालिका की भूमिका संविधान की रक्षा में प्रहरी के बारे में बताएंगे। शुभम कुमार फ्रॉम 5th सेमेस्टर। न्यायपालिका संविधान की रक्षक, न्यायपालिका संविधान की रक्षक, करती ऊंचा संविधान का मस्तक, सुनती है हर जन की पुकार, सुनती है हर जन की पुकार, यही है संविधान की पतवार, संविधान की पतवार। परम श्रद्धेय आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल, मुख्य अतिथिगण एवं मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि आज हम संविधान दिवस के अवसर पर भाषण प्रतियोगिता के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो इस उपलक्ष्य में मैं शुभम कुमार LLB 5वें सेमेस्टर का छात्र आज के भाषण प्रतियोगिता के एक महत्वपूर्ण विषय न्यायपालिका की भूमिका संविधान की रक्षा में प्रहरी पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। महोदय, भारत का संविधान इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, परंतु किसी भी दस्तावेज की सार्थकता तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसकी सुरक्षा में एक कड़ी संस्था ना हो, और हमारे संविधान में यह भूमिका न्यायपालिका पर है। न्यायपालिका जो हमारे लोकतंत्र के प्रमुख 3 स्तंभ, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में से एक है। महोदय, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हो गया, परंतु आजादी के पश्चात जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके ठीक 2 दिन बाद अर्थात 28 जनवरी 1950 ईस्वी को अनुच्छेद 124 एवं अनुच्छेद 214 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि स्वतंत्र एवं गणतंत्र भारत के प्रथम न्यायमूर्ति जस्टिस जे कन्हैया ने एक बहुत ही लैंडमार्क और ऐतिहासिक फैसला दिया, और यह फैसला था A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य से। यह फैसला भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले मौलिक अधिकार से संबंधित था। इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इसकी सुरक्षा संविधान करता है और उसके लिए आप हमारे पास आइए। परंतु A.K. गोपालन का कहना था कि मुझे जो गिरफ्तार किया गया है वह गिरफ्तार अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 22 का उल्लंघन है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हमें इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि यह कानून कैसा है, हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि जो कानून बनाया गया है उसका ठीक से पालन हुआ है या नहीं है। अर्थात इस केस में यह स्पष्ट कर दिया गया कि न्यायपालिका के पास कोई भी जो कानून है इसको इंटरप्रिटेशन करने की शक्ति नहीं है। परंतु धीरे धीरे समय बदलता गया और 1978 में इंदिरा गांधी, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में स्वयं न्यायपालिका ने कह दिया कि सरकार चाहे किसी भी प्रकार का कानून बनाए उसकी समीक्षा करने का अधिकार तो केवल और केवल न्यायपालिका के पास ही है। और इसने अनुच्छेद 21 के दायरे को बहुत अधिक बढ़ा के रख दिया। महोदय, हमारे संविधान में मुख्य 3 स्तंभ हैं और इसमें सबसे ज्यादा न्यायपालिका और विधायिकी में हमारे पास चलता रहता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। और इसका प्रश्न सबसे बड़ा तब उत्पन्न हुआ जब केशवानंद भारती के केस में, केशवानंद भारती वर्सेस केरला के केस में यह दिखाया गया कि कौन सुपीरियर है। यानी कि उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि चाहे संसद कितनी भी पावर रख ले, चाहे वो कितना ही संविधान
परिवर्तन नहीं कर सकता और मूल ढांचे में न्यायिक स्वतंत्रता और साथ ही साथ भारतीय संविधान के कहे जाने वाले मौलिक अधिकार शामिल हैं। महोदय, हमारे मौलिक अधिकारों का जब भी हनन होता है तो हम चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, इसमें जाकर शरण ले सकते हैं। महोदय, हमारे संविधान में हमें बहुत सारी पावर दी गई है, परंतु फिर भी सरकार कहीं ना कहीं कानून लाकर ये प्रयास करता है कि वह उसकी बात ऊपर कर दी जाए। परंतु इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि संसद कानून लाके किसी भी तरीके से हमारे न्यायिक जो निर्णय है उसको बदल नहीं सकती है। अर्थात हमारे संविधान में ना तो न्यायपालिका ऊपर है और ना ही हमारी संसदीय प्रणाली ऊपर है। सर्वोच्चता तो केवल और केवल संविधान की है। महोदय, और अंत में बस मैं अटल बिहारी जी की जो बहुत मुख्य भाषण था उन्होंने जो दिया था उसके साथ अपनी वाणी पर विराम दूंगा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता का खेल तो चलेगा, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए और इसकी सुरक्षा न्यायपालिका करती थी, करती है और करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अगला वक्ता के रूप में प्रथम सेमेस्टर की छात्रा रोशनी मिश्रा को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य लोकतंत्र की आधारशिला पर अपनी बात रखें। विद्या की देवी मक्षार विद्या की देवी मां शारदे, हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र और इस भारत देश में रहने वाले हम सब भारतीय यहाँ रहते हैं। आदरणीय शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त युवा शक्ति, मैं रोशनी मिश्रा आप सभी के समक्ष अपने विषय हमारे अधिकार तथा हमारे कर्तव्य के साथ अपने भाषण को प्रारंभ करती हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से अपने वक्तव्य को प्रारंभ करने से पहले एक प्रश्न करना चाहूंगी। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते? मान्यवर, ऐसा ही एक प्रश्न 1947 से पहले ऐसी ही एक कक्षा में किया गया था। वो प्रश्न जब उस बच्चे ने वो प्रश्न करा था तो उस कक्षा में बैठे विद्यार्थियों ने अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा कि हम आकाश को देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते। किसी ने कहा कि हम सूर्य को देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते। मगर मान्यवर, उसी कक्षा के बाहर बैठे एक विद्यार्थी ने बड़ी दबदबी आवाज में कहा कि मैं इस पानी से भरे हुए घड़े को देख तो सकता हूँ पर छू नहीं सकता। वो उत्तर देने वाला बालक और कोई नहीं अपितु हमारे संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन आज हमारे पास वो अधिकार, वो ताकत है कि इस सभा में बैठे सभी लोग एक साथ बैठ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, कूद भी सकते हैं, खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। मान्यवर, अन्य राष्ट्रों ने अपने धर्म को संविधान माना है, मगर हम भारतवासियों ने अपने संविधान को ही अपना धर्म माना है। मैंने अक्सर लोगों को कहते देखा है कि अपने कर्तव्यों की तुलना में उन्होंने अपने अधिकारों को ज्यादा वरीयता दी है। मगर मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहती हूँ कि अधिकार तोड़ने का काम करते हैं और कर्तव्य जोड़ने का काम करते हैं। इसी से मैं कहती हूँ कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारे भारत की, हमारे संविधान की मंजिल तो आसमान है। हमें शिक्षा का अधिकार मिला तो हमने विश्वगुरु बनने का सपना सजा लिया। हमें समानता का अधिकार मिला तो हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे भाईचारे को अपना लिया। इतना ही नहीं, अभिव्यक्ति की क्या ही बात करूँ। अभिव्यक्ति यानी कि न्याय से विरोध नहीं। हमें अभिव्यक्ति का अधिकार मिला तो हमने आसमान में जाके अपना तिरंगा झंडा फहरा दिया। और हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला तो हमने धर्म, अन्याय, अहिंसा को त्याग दिया। आज सड़क में आधी रात में जाने वाली नारी को इस बात का भय नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत होगा, बल्कि उसके साथ उसका संविधान, उसके मौलिक अधिकार उसके साथ चलते हैं। और इतना ही नहीं,
अपने विषय की दूसरी ओर मुड़ती हूँ और कहती हूँ कि हमारे वो भाग 4A में दिए हुए वो हमारे वर्तमान के 11 मौलिक कर्तव्य जो हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर हमारे साथ चलते हैं। हमारे मौलिक कर्तव्यों ने हमें सिखाया है कि कैसे हमें अपने राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, उसे अपने सर आंखों पे सजाना है। हमारे मौलिक कर्तव्यों ने हमें सिखाया है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी है। उसने हमें बताया है कि हमें अपने संविधान की अखंडता, अक्षुण्णता, संप्रभुता को बनाए कैसे रखना है। हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कृति का सम्मान कैसे करना है। ये जो 6 भाग 3 में दिए हुए 6 मौलिक अधिकार है और भाग 4 में दिए हुए जो भाग 4A में दिए हुए जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये है क्या आखिर? ये हमें बताते हैं, अगर अधिकार हमें बताते हैं कि हमारी ताकत क्या है, तो हमारे मौलिक कर्तव्य हमें बताते हैं कि हमें उस ताकत को इस्तेमाल कैसे करना है, उस रास्ते में सही तरीके से चलना कैसे है। आज अगर भारत के नागरिकों के पास उनकी सबसे बड़ी कोई ताकत है तो उनके 6 दिए हुए मौलिक अधिकार हैं, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उनके साथ चलते हैं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहना चाहूंगी, यहाँ पर बैठी समस्त युवा शक्ति अपने अधिकारों को, अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्य को समझो और बता दो विश्व को कि वर्तमान का गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट या पेप्सी को, वर्तमान का गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट या पेप्सी को, इन सबको हमने ही तो दिए हैं अपने भारत के CEO। अब भी सारी दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हमारे हैं। इस खेल जगत में चमकने वाले भारत के ही तो सितारे हैं। अपने पौरुष, अपने साहस, अपने संविधान, अपने मौलिक अधिकार के बल पर हम दुनिया को बतलाएंगे। विश्व गुरु हम कल भी थे, आज भी हैं और जीवन पर्यंत कहलाएंगे। जय संविधान, जय भारत माता। अब मैं अगले वक्ता के रूप में 5th सेमेस्टर के छात्र आकाश यादव को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और न्यायपालिका की भूमिका पे अपने विचार व्यक्त करें। परम आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल, मुख्य अतिथिगण एवं मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं आज 26 नवंबर संविधान दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में मैं आकाश यादव अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा टॉपिक है न्यायपालिका की भूमिका और संविधान की रक्षा में प्रयत्न। न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे को उल्लंघन करता है तो वह उसे रद्द कर सकती है। न्यायिक समीक्षा कहलाता है। इसे हम केस लॉ समझते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1933। इसमें केरल सरकार ने 1970 में भूमि सुधार आंदोलन लागू किया था। यह भूमि सुधार आंदोलन 1963 के तहत लागू किया गया था। भूमि सुधार आंदोलन लागू हुआ क्यों? तो अंग्रेजों के समय में एक जमींदारी प्रथा को बढ़ावा दिया गया था, जिसके तहत अंग्रेज बड़ी बड़ी जमीनों को जमींदारी को देकर उनसे टैक्स वसूलते थे। देश आजाद होने के बाद इस जमींदारी प्रथा को बढ़ा गई और वहां पर सरकार ने एक नियम लागू किया कि जो जमीनें हैं वो सरकार के वापस हो जाएंगी, जिसमें एक मठ था। उस मठ के प्रमुख थे केशवानंद भारती, जिन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि उनके अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। यह मामला बेसिकली 25 पे और 29वें संविधान संशोधन से संबंधित था। 24वां संशोधन, इस संशोधन ने संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की अनुमति दी थी। इस संशोधन के तहत नवी अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें उन कानूनों को रखा गया जिन्हें संविधान के भाग 3 के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा। साथ में यह भी कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी शक्ति असीमित नहीं है। 25वां संशोधन, इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया, जो राज्य को अनुच्छेद 39B और 39C में निहित नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत मौलिक अधिकारों में चुनौती देने से रोकते हैं। 29वां संविधान संशोधन, इस संविधान संशोधन के तहत दो भूमि सुधार कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पहला सुधार आंदोलन केरल कृषि सुधार आंदोलन 1963, दूसरा कृषक संबंध अधिनियम 1960। और 13 जज की बैठक ने 7-6 के बहुमत से इसमें निर्णय दिया था कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती। मूलभूत ढांचे को हम पेड़ की जड़ के समान ले सकते हैं, जड़ मान सकते हैं, इसलिए हम पेड़ की जड़ को नहीं बदल सकते। अगला, मौलिक अधिकारों का संरक्षक। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो
तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 224 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। इसको भी केस लॉ से समझते हैं। श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सन 2015। यहाँ पर यह मामला दो महिलाओं की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी कर दी थी बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद। तो उन पर आईटी अधिनियम सन 2000 की धारा 66 के तहत उन पर संविधान की मूल संविधान की मूल भावनाओं को शब्दों में उतारना आसान नहीं है, लेकिन हमारे युवा न्यायविद इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब हम उनकी विचारों से स्पष्टता और अभिव्यक्ति की शक्ति को देखने के लिए उत्साहित हैं। इस क्रम में मैं अगले वक्ता मोहम्मद अजीम साहब फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि मौलिक अधिकारों के कर्तव्य पे अपनी बात रखेंगे। हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे सभी प्रिय साथियों, सबसे पहले आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अजीम साबरी LLB प्रथम वर्ष का छात्र आज आपके समक्ष हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यह एक ऐसा विषय है जो केवल पाठ्य पुस्तक का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे जीवन, हमारी पहचान और हमारे देश के स्वाभिमान का मूल आधार है। 26 नवंबर 1949 का वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने अपने लिए एक ऐसा संविधान स्वीकार किया जो केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों का, संघर्षों का और संकल्पों का एक पवित्र ग्रंथ है। इस संविधान ने हमें लोकतंत्र का उपहार दिया, जहां न राजा निरंकुश है न प्रजा निर्बल है, यहाँ जनता ही जनार्दन है और सत्ता का केंद्र भी। लेकिन लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलें। हमारे संविधान ने हमें मुख्य 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। ये अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक बताए गए हैं, जो हमें स्वतंत्र रूप से बोलने, सोचने, जीने, सीखने और विकसित होने का अधिकार देते हैं। चाहे वो समानता का अधिकार हो, जो हमें बताता है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हो, जिससे कि हम अपनी बात बिना डर के रख सकें। चाहे वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो, जिससे कि हम अपनी आस्था का सम्मान कर सकें और दूसरों की आस्था का भी सम्मान कर सकें। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, जिससे देश का हर बच्चा शिक्षा पा सके और अवसरों के द्वार तक पहुंच सके। ये सारे अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। ये अधिकार हमें मजबूत बनाते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और हमें बताने का साहस देते हैं कि हम नागरिक हैं, प्रजा नहीं। परंतु केवल अधिकार ही पर्याप्त नहीं है। यदि अधिकार हमारे पंख हैं तो कर्तव्य हमारे दिशा निर्देशक हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में हमें 11 मुख्य मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना आदि।
लेकिन अब हमें खुद से पूछना होगा, क्या हमने अपने अधिकारों का पालन ईमानदारी से किया? क्या हमने सड़क साफ रखी? क्या हमने ट्रैफिक नियमों का पालन किया? क्या हमने पर्यावरण की सुरक्षा की? क्या हमने संविधान की मर्यादा बनाए रखी? अगर हम अपने कर्तव्य भूल जाएं तो अधिकार भी धीरे धीरे अपना महत्व खो देते हैं। अब हमें हक की बात तो हर कोई करता है, लेकिन सच्चा नागरिक वही कहलाता है जो अधिकारों, जो कर्तव्यों की राह पर चलता है। एक बार गांधी जी से किसी ने पूछा था कि भारत महान कैसे बनेगा, तब गांधी जी ने उससे कहा था कि जब हर भारतीय अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करने लगेगा, तब भारत को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए आज संविधान दिवस के इस पावन अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हम अपने अधिकारों का सम्मान करेंगे, हम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करेंगे और हम अपने देश के विकास में भागीदार बनेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र किसी नेता, सरकार या संस्थान का नहीं, बल्कि ये आपका और हम सबका है। हम भारत के नागरिक हैं, निडर भी, जिम्मेदार भी, स्वतंत्र भी, सजग भी, और इसी संतुलन से हमारा भारत महान है और महान रहेगा। अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। हक भी देता है और कर्तव्य की राह भी बताता है। हक भी देता है और कर्तव्य की राह भी बताता है। ये संविधान ही भारत को महान बनाता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Now I would like to invite the next speaker, Varsha Jagwani from first semester, to speak on the topic Priyanka and its importance. माननीय शिक्षकगण एवं मेरे साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मना रहे हैं। ये वह ऐतिहासिक दिन है जब भारत की जनता ने स्वयं को संविधान समर्पित किया था। गौर से सुनिएगा ये पंक्तियां। शहीदों की कुर्बानियों से गुलशन आबाद हुआ, शहीदों की कुर्बानियों से गुलशन आबाद हुआ, इनकलाब की गूंज सुनकर लोकतंत्र का जन्म हुआ, इनकलाब की गूंज सुनकर लोकतंत्र का जन्म हुआ। कानून के रंगों से सजकर भारत माता मुस्काती हैं, संविधान की छाया में रहकर ये जनता अधिकार पाती है। संविधान दिवस हमें उस दस्तावेज की याद दिलाता है जो भारत की नींव, आत्मा और मार्गदर्शक सिद्धांत है। मैं बात कर रही हूँ संविधान की और उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी प्रस्तावना की। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। यह वह संविधान का परिचय पत्र है। यह वह पहला पन्ना है जिसे पढ़कर हमें पता चल जाता है, कि राष्ट्र किस रास्ते पर चलने वाला है। हमारी प्रस्तावना की शुरुआत इन शक्तिशाली शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। ये 4 शब्द स्थापित करते हैं कि भारत की शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारी प्रस्तावना भारत को एक विशेष प्रकार का राष्ट्र बनाने का संकल्प लेती है। ये 5 मुख्य आदर्शों पर आधारित है। पहला, संप्रभुता। इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है, वह किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। दूसरा है समाजवाद। ये दर्शाता है कि हमारा लक्ष्य धन और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना है ताकि आय की असमानताएं कम हो। अगला है पंथ निरपेक्षता। इससे पता चलता है कि हमारे राष्ट्र में कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को सम्मान और सुरक्षा प्राप्त है। लोकतंत्र। इससे पता चलता है कि सरकार जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की होती है। गणराज्य। इसका अर्थ है कि राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि वह जनता द्वारा चुना हुआ होगा। प्रस्तावना सिर्फ आदर्शों की बात नहीं करती, वह 4 मुख्य और महान उद्देश्यों की बात भी करती है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और
प्रस्तावना हमें ये याद दिलाती है कि राष्ट्र का चरित्र क्या है और हमें किन मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें निभाना चाहिए। अंतिम में 4 लाइन कह के अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। हम भारत के लोग का ये सपना, हम भारत के लोग का ये वचन निभाना है, हम भारत के लोग का ये वचन निभाना है, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को बचाना है। न्याय मिले हर किसी को, समता का हो राज, न्याय मिले हर किसी को, समता का हो राज, यही है प्रस्तावना, इसे दिल से अपनाना है। जय हिंद, जय भारत। जब तक खत्म नहीं होगा ना प्रोग्राम, बैठे रहना, रिफ्रेशमेंट लेके जाना अपना, ठीक है? ये नहीं है कि आपका लेक्चर स्पीच हो गया तो आप चले जाओ, सब लोग बैठे रहना, ठीक है? अब अगले वक्ता के रूप में हम सुनने जा रहे हैं गायत्री जोशी, 5th सेमेस्टर, जो कि अपनी बात न्यायपालिका की भूमिका, संविधान की रक्षा में पहले पैर रखेंगे। माइक दे दो, माइक। मंच पे आसीन समस्त निर्णायक मंडल एवं शिक्षकगण और मेरे सहपाठियों, आज आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गायत्री जोशी, LLB 5th सेम की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष न्यायालय की भूमिका, संविधान की रक्षा में प्रहरी शीर्षक पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संविधान सर्वोच्च प्राप्त है। संविधान की अवधारणा के अलावा संविधानवाद की अवधारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। किसी भी देश में संविधान तो हो सकता है, लेकिन संविधानवाद होना जरूरी है। दोनों अवधारणाओं के मध्य अंतर यह है कि संविधान को न केवल किसी भी सरकार को विभिन्न अंगों को शक्तियां प्रदान करनी चाहिए, बल्कि उन शक्तियों पर लगाम भी लगानी चाहिए। संविधानवाद राज्य की आवश्यकताओं को स्वीकार करता है, लेकिन सीमाएं लगाने पर भी जोर देता है। संविधानवाद नियंत्रण संतुलन की परिकल्पना करता है और विधायिका विस्फोट शक्तियों पर नियंत्रण लगाता है, न कि उन्हें अनियंत्रित और मनमाना बनाता है। असीमित शक्तियां लोगों की स्वतंत्रता को खतरे में डालती हैं, जैसा कि कहा भी गया है, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूट। इस समय न्यायपालिका संविधान के सतत प्रहरी के रूप में कार्य करती है, क्योंकि कोई भी स्वस्थ लोकतंत्र बिना स्वतंत्र न्यायपालिका के फल फूल नहीं सकता है। जैसा कि डॉक्टर BD चौधरी लिखते हैं, न्याय जो राज्य की आत्मा है, किसी भी भय व पक्षपात के लागू किया जाना चाहिए। एक स्वतंत्र न्यायपालिका एक जीवान लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्य शर्त है। जब भी सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या कोई भी कार्य अधिकारों के लिए खतरा उत्पन्न करता है, तो न्यायपालिका उन उल्लंघनों को दूर करने के लिए आगे आती है। न्यायपालिका ही वह प्राथमिक संस्था है जो ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि इन अधिकारों को न केवल मान्यता मिले, बल्कि इनका प्रभावी रूप से पालन भी कराया जाए। जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जाने का और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जाने का अधिकार न्यायपालिका प्रदान करती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के पास उपलब्ध विभिन्न उपकरणों में एक है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा न्यायालय कानूनों, नियमों, विनियमों की संवैधानिकता की जांच करता है और उनको अवैध या निरस्त घोषित करता है यदि वह संविधान से असंगत है। इनमें सबसे ऐतिहासिक मामला है केस कुट्टस्वामी वर्सेस भारत संघ, जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त न्यायालय समय समय पर न्यायिक सक्रियता के माध्यम से भी संविधान की रक्षा करती है, जैसे अरुणा शान बाग मामला, जिसमें असाध्य रोग से पीड़ित मनुष्य को इच्छा मृत्यु देने की बात कही गई और न्यायालय ने पैसिव यूथनेशिया को मान्यता प्रदान की। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण हेतु विशाखा गाइडलाइन जारी की गई। इतना ही नहीं, नाज फाउंडेशन मामले में IPC की धारा 377 की संवैधानिकता को रद्द किया गया। 2025 का चुनावी बॉन्ड मामला हो, डॉक्टर या जस्टिस वर्मा का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो या
आगे और नहीं। न्यायपालिका उच्च अर्थों में जनता की अंतरात्मा के साथ साथ कानून की संरक्षक भी है। अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं ये कहना चाहूंगी, जब समाज की सड़कों पे न्याय लड़खड़ाने लगे तब न्यायालय की चौखट से धीमी सी रोशनी आती है, जो ये बताती है कि संविधान अब भी जाग रहा है। न्यायालय रोशनी है जो तब तक जलती है जब अंधेरे को लगता है कि अब वो स्थायी हो चुका है। यह वह हाथ है जो संविधान की आत्मा को थाम कर कहता है, जहां सरकारें चूक जाए वहां न्याय चूकने नहीं दिया जाएगा। न्याय सिर्फ अदालतों की चौखटों तक सीमित नहीं है, ये हर नागरिक को जीने का अधिकार देती है। यह एक जीवन विचारधारा है, एक सांस लेती प्रतिज्ञा है। आज हम सबको ये याद रखना जरूरी है कि एक सशक्त लोकतंत्र की पहचान सरकार से नहीं बल्कि उसके जागरूक न्यायालय से होती है। अंत में न्यायालय वह दीपक है जो हर तूफान में भी जलता रहता है और हमें याद दिलाता है कि न्याय की राह कभी अंधेरी नहीं होगी। जय भारत, जय संविधान। Now I would like to call upon State Vanshika Par from the 3rd semester to speak on the topics fundamental rights and duties. कुछ दस्तावेज कागजों पर लिखे जाते हैं, कुछ दस्तावेज कागजों पर लिखे जाते हैं, पर हमारा संविधान का दिलों में लिखा गया है, पर हमारा संविधान दिलों में लिखा गया है। संघर्ष की स्याही से बलिदान के कलम से, संघर्ष की स्याही से बलिदान के कलम से और समानता के सपने से। नमस्कार आदरणीय शिक्षकगण और मेरे साथियों, मैं वंशिका पाल LLB तीसरे सेमेस्टर की छात्रा आप सभी के समक्ष इस संविधान दिवस पर अपना भाषण लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य लोकतंत्र की आधारशिला। भाषण शुरू करने से पहले आप सभी को 76वें संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे विधि विभाग के छात्रों और आयोग के लिए ये दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है, जहां ये नागरिकों के लिए एक विशेष दिन हो, पर हमारे लिए ये दिवस विशेष के साथ साथ जिम्मेदारी से भरा हुआ भी है। नागरिक सिर्फ इस दिवस पे संविधान में दिए गए अधिकारों को पढ़ते हैं, पर हम विधि विभाग के छात्र आयोग उन अधिकारों के अर्थ को, उसकी सीमा को और उसका प्रयोग और उसकी रक्षा भी करते हैं। मैं अपने भाषण की शुरुआत एक कहानी से करने चाहूंगी, जो कि बाबा साहेब की है। कहानी जब वह सिर्फ 9-10 साल के हुआ करते थे तो वह स्कूल जाया करते थे और कक्षा में उनको उस तरीके से नहीं देखा जाता था जिस तरीके से अन्य छात्रों को देखा जाता है। वह अलग बैठते थे, हाँ, क्योंकि उनकी जाति अलग थी। पर हाँ, उस वक्त की यह इसलिए था क्योंकि उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था काफी ठीक नहीं थी और इस वजह से एक तरीके से मैं कहूँ कि जन्म के आधार पर लोगों में भेद किया जाता था। तो उसी चीज से गुजर रहे थे हमारे बाबा साहेब। बाबा साहेब को एक दिन प्यास लगी तो उनकी कक्षा के बाहर एक मटका रखा हुआ था पानी का। सारे छात्र उसमें से पानी पी सकते थे निकाल के, पर हमारे बाबा साहेब उससे छू नहीं सकते थे, पर पानी पी सकते थे किसी चपरासी के द्वारा। पर एक दिन उन्हें काफी प्यास लग रही थी तो वह चपरासी के पास गए, बोलते हैं मुझे पानी पीना है, पर उसने साफ मना कर दिया। और उस दिन बाबा साहेब प्यासे ही घर लौटे और उन्होंने ये चीज देखी कि इंसान सिर्फ पानी का ही प्यासा नहीं होता, पर समानता का भी प्यासा होता है। तो ये कहानी हमारी जाति के से ही जुड़ी नहीं है, पर ये कहानी बाबा साहेब की उस पीड़ा को दिखाती है और अन्याय के खिलाफ उस संघर्ष को दिखाती है और हमारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हमारे भारत के सबसे बड़ा हमारा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों की नींव को भी दिखाती है।
मैं आगे बढ़ूं तो हम इस कहानी से समझ सकते हैं कि अधिकार हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। इसलिए संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू life and personal liberty and education and cultural right and constitutional remedies, तो जो कि हमारे आर्टिकल 32 में दे रखी है। आर्टिकल 32 के द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमें दिए हुए अधिकार का उल्लंघन होता है किसी के द्वारा भी। और कर्तव्य वो तो हमारे लिए है ही ज़रूरी, अगर हमारी राइट्स हैं तो हमारी ड्यूटीज तो हैं ही, और उनको हमें अगर हमें अपने अधिकार को सुरक्षित रखना है तो हमें अपने कर्तव्य का पूरी तरीके से पालन जरूर करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ तो अधिकार अगर हमारा हृदय है तो कर्तव्य रीढ़ है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सभी को और मेरा सादर प्रणाम सभी गुरुजनों को। इससे आगे का कार्यक्रम मैं संचालन करने वाली हूँ। तो सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम ज्योत्सना प्रसाद है और मैं LLB प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी के समक्ष स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कही गई कुछ पंक्ति कहना चाहूंगी कि उठो, जागो और संघर्ष करो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। वास्तव में हम सबको तब तक मेहनत करनी है जब तक कि हम अपने सफल न हो जाए। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी और स्पीच के लिए नेक्स्ट नाम अनाउंस करूंगी। सो द नेक्स्ट नेम इज अनंता जावेद, 5th सेमेस्टर से। सजाने का तसव्वुर रखते हो, आओ पहले इस घर की मजबूत नींव रखी जाए। आदरणीय निर्णायक मंडल, समस्त शिक्षकगण और मेरे होनहार साथियों, मेरा हृदय से नमस्कार। मैं अनंता जावेद आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तावित विषय मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य संविधान लोकतंत्र की आधारशिला विषय पर अपने विचार रखने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। आज के दिन सन 1949 को जब हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे भारत की नींव रखी जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर टिका था। बीते 75 वर्षों के स्वर्णिम सफर में हमने अनेक ऊंचाइयों को पाया, लेकिन कुछ कठिनाइयों का सामना किया। परंतु हर परिस्थिति में हमारे संविधान हमारा पथ प्रदर्शक बना रहा। कभी हमें अधिकार देकर तो कभी हमें कर्तव्यों का स्मरण करा। 1947 से पहले निम्न जाति के लिए शिक्षा आसान नहीं थी। तब कोई अछूत बालक कक्षा में समान विद्यार्थियों के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकता, लेकिन आज किसी भी जाति, किसी भी धर्म का बालक कक्षा में बैठकर पढ़ भी सकता है, खेल भी सकता है, और इतना ही नहीं, वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में देश को प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। ये हमारे लोकतंत्र का एक जीवंत उदाहरण है। विश्व के सभी संविधान जब अपनी बाल्यावस्थाओं में थे, तब हमारे संविधान ने हमें सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार दिया, जिसकी कई विद्वानों ने आलोचना भी की। लेकिन भारत ने उन सभी के मुंह पर तमाचा मारते हुए न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र गढ़ा, बल्कि विश्व का एक सफल लोकतंत्र भी बनकर दिखाया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि अधिकारों की प्राप्ति हमारे कर्तव्यों पर निर्भर करती है। यदि भारत का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, तो अधिकारों की प्राप्ति स्वयं सुनिश्चित हो जाएगी। आज विश्व पटल पर भारत एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। हमने शिक्षा,
शिक्षा, विज्ञान, सेवा, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप में नए नए आयाम स्थापित किए। ये तभी संभव हुआ है जब हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हमें भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमें आवश्यकता है माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विकसित भारत की प्रज्वलित अग्नि में अपने कर्तव्यों की आहुति देने, जिससे न केवल विकसित भारत को आकार मिलेगा, बल्कि भारत एक और मजबूत देश बनकर सामने आएगा। लोकतंत्र को अधिकार चलाते हैं, परंतु कर्तव्य इसे सजग, सशक्त और समृद्ध बनाते हैं। यदि भारत का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करेगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी एक ऐसे भारत को देखेगी जो सशक्त भी होगा, समृद्ध भी होगा और सबसे बढ़कर लोकतांत्रिक भी होगा। जय जय बहुत अच्छा बोला अनंता जावेद ने। आगे नाम है प्रणव, 5th सेमेस्टर से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बोली। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। These timeless lines of Dushyant Kumar were written for a revolution, but today they describe the true spirit of our constitution. A constitution that doesn't demand noise, it demands change, not chaos but courage, not slogans but solutions. Learned teachers and the esteemed panel of judges who guide us on the path of wisdom, a very warm good afternoon to you all. And to my fellow students, friends and citizens of tomorrow, ladies and gentlemen, we must begin by recognizing the visionary who institutionalized this demand for the change, Dr. B.R. Ambedkar. His genius lay not in arrogance but in pragmatism. He refused to write a static document intended for perpetual stasis. He knew that a constitution that cannot adapt to new social realities is destined to irrelevance. That is why he endowed us with the Article 368, that is the power of amendment. Today my topic is constitutional amendments and social changes. So the question arises, why do we amend? We amend because we refuse to let the errors of the past dictate the potential of future. Our history shows its responsiveness. Like in the first, in economic section, early amendments were essential to dismantle feudal structures like zamindari. They ensured that the right of property would not obstruct the fundamental goal of economic equality. Secondly, in dignity, amendments securing the right to education and strengthening the local bodies were not mere legal tweaks. Third, in equality, even now the evolution continues. The Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, 28 September 2023, is the proof that the constitution is prepared to enforce radical changes if necessary to achieve genuine equity. But as law students, we know the paper is balanced. The judiciary in the landmark Keshwanand Bharti case established the basic structure of doctrine. This doctrine acts as a guardian of our soul. It asserts that while the text can be changed, the DNA of our constitution, democracy, secularism and the rule of law can never be changed. It remains untouched. The power to amend is therefore a power of stewardship. As I conclude by reminding us all that we must never view the constitution as a finished work. It is an ongoing promise that demands constant renewal. We are not merely students of the law, we are the future editors of the social contract. It is our professional and moral duty to ensure this document remains responsive, vibrant and eternally committed to the highest ideal of justice, liberty and equality. We must ensure that the fire that Dushyant Kumar spoke of remains the fire of justice and never simply the heat of political convenience. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Next name is Vaibhav Masan, 3rd semester से।
respected teachers, respected teachers, honorable judges, and my dear friends. My name is Jacob, and I would present the topic Amendments Driving the Social Change. This topic is very close to my heart. See, this topic drives how the social changes have made the face of our country. Social amendments like the first constitution amendment faced the feudal society, which proved a big blow to the feudal mindset of India, and the other amendments like the 42nd amendment showed how social brought two amendments like the secular and socialist. It showed how the it showed us that the country needs to be pluralistic and more inclusive. And the 44th Amendment Act showed us how fundamental rights need to be protected. The 61st Amendment Act showed us how the new voters were added into the list of new voters aged from 18 years were added in the list, and then this 86th Amendment showed that the country showed us the right to education for the students aged between the age of 6 to 14 years of age. And then we have the amendments like the Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, which showed 33% reservation to the MPs and MLAs of the country. अब्दुल रसूल प्रथम सेमेस्टर से। बोला नहीं चल तो क्या मुझे डर रहा है। Hello, respected teachers and my classmates. आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन डे पर अपना टॉपिक जो कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज है उस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे दोस्तों हमारे दिमाग में आता है कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, तो हमारे माइंड में ये क्लिक करता है कि फंडामेंटल राइट, हाँ ये तो हमें याद है, और फंडामेंटल ड्यूटीज हाँ वो भी कुछ याद हैं। मतलब फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसे हो गए जैसे कि जब हम किसी बूफे सिस्टम में जाते हैं तो राइट तो हम एक प्लेट की जगह दो प्लेट ले लेते हैं, लेकिन जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज होती है उसे हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कि साइड में पड़ी हुई सैलेड। फंडामेंटल राइट हमारे लिए वो अधिकार देता है, एक आम नागरिक के लिए वो अधिकार देता है जिससे वो समानता, स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच और गर्मापूर्ण जीवन जीने का तरीका जी सके। अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट में बात करें तो मैं कुछ मोस्ट पावरफुल राइट के बारे में बताना चाहूँगा, जैसा कि आर्टिकल 14 जो कि हमारे लिए समानता का अधिकार देता है, आर्टिकल 19 जो कि हमारे लिए स्वतंत्रता का अधिकार देता है, राइट टू स्पीच। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती है हमारे जीवन गर्मापूर्ण जीने का अधिकार।
अब अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के जो ये फंडामेंटल राइट हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये आखिर डेमोक्रेसी की पिलर क्यों हैं? बात करते हैं डेमोक्रेसी की बैकबोन है क्यों, तो इसके कुछ लैंडमार्क केसेस के बारे में देखते हैं। हम सबसे पहला केस देखते हैं पेशवानंद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, जिसमें कोर्ट ने क्लियरली बता दिया कि जो गवर्नमेंट है वो पावरफुल तो हो सकती है लेकिन अनलिमिटेड नहीं हो सकती, संविधान उसके ऊपर है। अगर हम बात करते हैं दूसरे केस की, तो दूसरा केस हमारा है मेनका गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन 1978, जिसमें आर्टिकल 21 को इतना एक्सपेंड कर दिया जिससे कि हमारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 तीनों इंटरकनेक्टेड हो गए और इसी को बोला गया गोल्डन रूल्स। अब अगर हम बात करते हैं अगले केस की, जिसने हमारे लिए जो हमारी वुमेन्स है उसके लिए एम्पावरमेंट दी, वर्क प्लेस में सेफ्टी दी, वो है हमारा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, जो इसकी आधारशिला के लिए मजबूत करता है, वो है हमारा पुरुषोत्तम केस 2017, जिसमें हमारे लिए राइट टू प्राइवेसी को भी ऐड कर दिया गया। अदरवाइज अगर ये राइट नहीं होते तो राइट टू जो प्राइवेसी है हमारे लिए एक लग्जरी हो जाती, और आज के डिजिटल एज में आप देखते हैं कि राइट टू प्राइवेसी कितना जरूरी है। अब हम उससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। फंडामेंटल ड्यूटीज को अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग इग्नोर कर देते हैं। इसके ऊपर 2022 में प्रधानमंत्री जी ने भी टिप्पणी की थी और उन्होंने भी बोला था कि हमें अपने कर्तव्य भी निभाना चाहिए। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है सेफ गार्ड दी पब्लिक प्रॉपर्टीज, लेकिन आजकल आप देखते हो कि जो आप ट्रेन बसों में देखते हो लिखा हुआ है राजू लव सोनिया। राजू को सोनिया तो नहीं मिलेगी लेकिन कंटेंट जरूर मिल जाएगा। चलिए, तो अब मेरा टाइम अप हो गया, तो मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगला नाम बुलाने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक अनुरोध कर रही हूँ कि प्लीज आप लोग बार बार उठ के यहाँ से आने जाने मत करिए। अगर कोई सामने खड़ा होके बोल रहा है तो प्लीज आप उसे सुनिए बैठ के आराम से। मैं आप लोगों के सामने एक पंक्ति कहना चाहूंगी कि कोटि कोटि कंठों से निकली यही एक स्वरधारा है, सबसे न्यारा सबसे प्यारा सुसंविधान हमारा है। So the next name is Tayyaba, 3rd semester से। हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में पर ये आग जलनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समर शिक्षकगणों और मेरे प्यारे सहपाठी, मैं तैयबा LLB 3य वर्ष की छात्रा। मेरा विषय है भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसका महत्व। महोदय, जिस प्रकार मानव के लिए आत्मा का वास होना जरूरी है, उसी प्रकार संविधान के लिए प्रस्तावना का होना भी जरूरी है। विश्व का, हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसको पढ़ पाना इतना सरल नहीं, परंतु हम प्रस्तावना को पढ़ के समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान ने हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय दिया है। इतना ही नहीं, सरकार को चुनने का अधिकार भी जनता में ही निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को USA के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान एक दर्पण है जिसमें हम अपने अतीत को देखते हैं, भविष्य को समझते हैं और वर्तमान को करते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में भीमराव अम्बेडकर ने अपना योगदान दिया। जिस प्रकार एक बार 1947 में
विद्यार्थियों में कक्षा में सवाल पूछा गया कि बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। अनेकों विद्यार्थियों ने इसके अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा कि मैं सूरज को देख सकता हूँ परंतु छू नहीं सकता। किसी ने कहा कि मैं बादल को देख सकता हूँ परंतु छू नहीं सकता। लेकिन कक्षा के बाहर बैठे एक विद्यार्थी जो अछूत जाति का था, उसने कहा, पानी से भरे घड़े को देखकर कहा कि महोदय मैं इस घड़े को देख तो सकता हूँ पर इसे छू नहीं सकता क्योंकि मैं अछूत जाति का हूँ। यह अछूत जाति का विद्यार्थी और कोई नहीं, संविधान की रचना करने वाले हमारे भीमराव अंबेडकर थे। आज हम उन्हीं की बदौलत अपने इन अधिकारों को जान पा रहे हैं। आज इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के पद पर भी एक आदिवासी महिला बैठ सकती है। हमें मिले शिक्षा के अधिकार से आज जो महिलाएं हैं, हमारी वायुसेना की 2 महिलाएं, वो हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को करारा जवाब दे सकती हैं। इतना ही नहीं, आज हमारी इंडिया महिला क्रिकेट टीम विश्व कप जीत कर ला सकती है। जब हमारे संविधान ने हमें वो अधिकार दिए, अगर ये अधिकार नहीं होते तो हम आज इस प्रकार नहीं जी पाते। हर किसी को जोड़ता है संविधान, धर्म और जाति के भेद को मिटाता है संविधान, एकता का पाठ पढ़ाता है संविधान, हर भारतवासी की है शान संविधान। जय हिंद, जय भारत। अब मैं स्पीच के लिए नेक्स्ट नाम लेना चाहूंगी, तो प्लीज आप लोग ताली अच्छे से बजाइएगा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बैठे नहीं है लोग। So the next name is मान सिंह, first semester. My name is Mansi, LLB first semester. My topic is preamble. Respectable jury members, respectable seniors, and dear my friends. Good afternoon to all. Preamble, which is the identity card of the whole Constitution, is stated by the last speech of Honorable B.R. Ambedkar on 25th November 1949. Preamble. Today is the Constitution Day, 26th November. We can't read the whole Constitution today because it has 395 articles, 22 parts, and now 12 schedules. But we can read the theme in some lines. That is preamble. Then why we should not read the lines? This is like that. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, social, secular, democratic republic, and to secure its citizens from justice, social, economic, and political liberty of thoughts, perception, belief, faith, and worship, equality of status, opportunity, and promoted among them all. Fraternity, assuring individual dignity, unity, and integrity of India. Today, in this Constitutional Assembly, 26 November 1949, we hereby adopt, enact, and give to ourselves the Constitution. These were the total lines of preamble. And secular, social, and integrity. These are the 3 words first time added in the whole 75 years of the Constitution that is created on 1950. It was added by the Indira Gandhi, Pradhan Mantri Indira Gandhi in 42nd Amendment 1975. That is also called the mini Constitution. So these are the 3 words that were added first time. So preamble is the main theme of the whole Constitution. And I just want to tell you that it is the guiding light in moral compass and promises of the people that has given by themselves. And preamble is light and it is ensured. So today we reaffirm justice,
justice, liberty, equality, and fraternity, and contribute to India in building a nation which has been the dream of the same has been seen by the founders of the Constitution. Thank you. नेक्स्ट नेम है अंजू देवी, प्रथम सेमेस्टर से। दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि हजारों विधान है कि दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि हजारों विधान है जो जोड़कर सबको साथ रखे वो भारत का संविधान है, वो भारत का संविधान है। आदरणीय प्राचार्य जी, शिक्षकगण, मेरे प्यारे साथियों, मैं अंजू देवी LLB फर्स्ट सेमेस्टर की छात्र हूँ। भारतीय संविधान के उपलक्ष्य में संविधान संशोधन और सामाजिक परिवर्तन इस विषय पर मैं अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। संविधान और समाज दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। संविधान संशोधन समाज को प्रगतिशील सोच, समानता का आधार और न्याय की दिशा देता है और संविधान तभी महान होगा जब वह समाज के साथ आगे बढ़ेगा। भारतीय नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समरूपता और एकजुटता प्रदान करने के लिए भारत के विधान और स्वीकृति सेनानियों को जिनकी बदौलत आज हमें आजादी मिली है, उनको हम सशक्त नमन करते हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि हर आत्मा को स्वस्थ और पवित्र बनाने में अपना पूरा योगदान दे, क्योंकि संविधान के माध्यम से ही देश का संचालन हो रहा है और हमारे देश की भाषा हमें कुछ कहना चाह रही है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, आजादी विजय पर्व हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। मैं लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। अंत में मैं कुछ बोलना चाहूंगी। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान का है, नशा ये हिंदुस्तान का है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही जोश वाली स्पीच थी। मैं नेक्स्ट नेम देना चाहूँगी नीरज कुमार का, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे यहाँ पे स्पीच देने आएंगे 5th सेमेस्टर से। नीरज कुमार यहाँ पे। माहौल बड़ा सीरियस हो रहा है भाई, थोड़ा सा यार मुस्कुरा लो यार। मुझे लग रहा है एक एक करके जिसकी स्पीच होती जा रही है, जाते जा रहे हैं। मेरे लिए तो ऑडियंस नहीं बची है। ये शिकागो का धर्म सम्मेलन है, आप विवेकानंद हैं। अरे मैं तो विवेकानंद हूँ, लेकिन यार विवेकानंद को भी ऑडियंस चाहिए ना थोड़ी सी, ठीक है? हाँ, तो शुरू करता है। माय नेम इज नीरज एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग 3rd सेमेस्टर हियर। और मैं बोलना चाहता हूँ द अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन और हाउ द सोशल चेंजेस रिवॉल्व अराउंड इट, ठीक है? तो जो मुझे लगता है अमेंडमेंट अगर आए हैं तो भाई जरूरत क्या है अमेंडमेंट लाने की? हम जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, जिस तरीके से हमने अडॉप्ट किया है, वैसे ही रखना चाहिए। हमें चेंज करने की क्या जरूरत है? ये हमारी खुद की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? एग्जैक्टली ये चीज होगी कि नहीं होगी? वी नीड इट। पहली चीज तो ये है कि ये मेरा मानना है कि अगर अमेंडमेंट लाना भी है, ठीक है, और लाया भी जा रहा है, तो उसका एसेंस हमें समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज
जो व्यक्ति 1960 में पैदा हुआ है या 1950 में पैदा हुआ है और जो व्यक्ति 1990 में पैदा होगा, उसकी सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, सोशल अपब्रिंगिंग्स अलग अलग होंगी, उनकी जो सोसाइटल प्रेशर होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, और कहीं ना कहीं वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट अप करने के लिए हमें अमेंडमेंट्स देने बहुत जरूरी है। बिकॉज जब आप देखते हो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया और फर्स्ट अमेंडमेंट हमने 1951 में ऐड किया सोशल रिफॉर्म्स के तौर पे, लैंड रिफॉर्म्स के तौर पे, तो हम बेसिकली जमींदारी को अबॉलिश करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज वी हैव सीन इट कि बहुत लंबे टाइम तक जो किसान रहा है उसका शोषण हुआ है। बड़े किसानों ने या जमींदारों ने क्या किया है, जमीनें अपने पास रखी हैं, उन्हें एज अ लेबर ट्रीट किया है, उनके साथ इक्वालिटी नहीं हो रही। जो हम पहला ही जो फंडामेंटल राइट दे रहे हैं वही छीन लिया जा रहा है, तो हम क्या कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं अमेंडमेंट की जरूरत उस चीज को लेकर रखी गई और पहला अमेंडमेंट हमारे साथ आया। और कहीं ना कहीं ये चीज आपको समझ में आएगी। अभी देखिए यहाँ सब यंग लोग हैं, सबको पता है, सब कार्स के शौकीन हैं, बाइक्स के शौकीन हैं, एवरीबॉडी इज देयर। और देखिए मैंने बहुत लंबा टाइम पंजाब में रहा हूँ मैं, तो मेरा जो कल्चरल अपब्रिंगिंग है थोड़ी सी वैसी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कोई भी चीज अगर आपके हाथ में आ रही है, इट शुड बी मॉडिफाइड विद अ वेरी एसेंस ऑफ टेस्ट। ठीक है, टेस्टफुली चेंज होना चाहिए उसके साथ, और वो चीज सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, सिर्फ उसको आप क्या बोलते हैं ब्यूटीफाई करने के लिए नहीं करेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं सेंस ऑफ कंफर्ट भी देनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी जो नीड्स है उसको फुलफिल करना चाहिए उसे, तो इट इज देयर। तो जिस तरीके से आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, चाहे आप कोई अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या आप बाइक खरीदते हैं या आप कार खरीदते हो, आप उसके साथ मॉडिफिकेशंस करते हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है। सेम सिस्टम है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए हो और आप सबके साथ और सबके विकास की बात करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। कोई अगर पीछे रह जा रहा है तो आपको उसके लिए कहीं ना कहीं प्रोविजंस लाने पड़ेंगे। अगर महिलाओं की बात करते हो, महिलाओं के लिए लाने पड़ेंगे, बच्चों की बात करते हो, बच्चों के लिए लाने पड़ेंगे। अगर आप जैसे 73rd और 74th अमेंडमेंट की हम बात करते हैं, पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को लाना पड़ा क्योंकि इट वाज वेरी हेक्टिक। यहाँ पे आप देखिए जब सरदार पटेल ने जब एनेक्सेशन कराया है सारी प्रिंसली स्टेट्स का, देयर वर 565 ऑफ देम, और बाद में उसके बाद भी हम ऐड ऑन करते गए हैं। 1961 में हमने गोवा को एनेक्स किया, उसके बाद 1975 में हम सिक्किम को लेके आए। बट कहीं भी किसी भी आप उस एस्पेक्ट को देखिए जिस बंदे ने उस चीज का क्या बोलते हैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव बनाकर उस डॉक्यूमेंट को बनाने की कोशिश की है कि भाई अगर आगे जाके भी हम किसी के साथ एडिशन करते हैं तो कहीं सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ कहीं ना कहीं गलत किया जा रहा है, उसके साथ सोशल इंजस्टिस की प्रवृत्ति को अपनाया गया है। तो दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट नेम है शीतल शेखर, 3rd सेमेस्टर। सर्वप्रथम माँ शारदा के चरणों में मेरा नमन। आदरणीय शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। बात मत करो भाई, बहुत देर से बोल रहे हो, बातचीत मत करो। हम भारत के लोग, जिसमें मैं शीतल शेखर LLB 3th सेमेस्टर की छात्रा हूँ और आज आपके समक्ष प्रस्तावना और उसके महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसकी शुरुआत अपनी स्वरचित कविता की 4 पंक्तियों से करना चाहूंगी। संविधान के पद का प्रज्वलित दीप लिए, संविधान के पद का प्रज्वलित दीप लिए, हम भारत के लोग जैसी हुंकार भरे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता का आधार धरे, जिसमें राष्ट्र की आत्मा और पहचान बसे। सन 1960 भेड़ूबाड़ी संघ मामला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी काट। वहीं 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का महत्वपूर्ण भाग माना, जिसे हम संविधान की उद्देशिका भी कहते हैं, जो इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज इस संविधान सभा में दृढ़ संकल्पित होकर तारीख 26 नवंबर 1949 को ऐते द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। संविधान प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग केवल वाक्य नहीं बल्कि एक घोषणा है कि भारत का संविधान किसी भी राजा, विदेशी शक्ति या किसी विशेष वर्ग द्वारा नहीं बल्कि हम भारतीयों द्वारा स्वयं बनाया गया है। संविधान में वर्णित समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य केवल शब्द नहीं है बल्कि ये भारत के लोकतंत्र का सिद्धांत है। और प्रस्तावना में वर्णित उल्लेखित जो न्याय है ना, वो भी केवल न्याय नहीं बल्कि हम नागरिकों को मिला एक सुरक्षा कवच है। ठीक इसी प्रकार आजादी सिर्फ आजादी नहीं बल्कि संविधान के दायरे में रहकर देश में के किसी भी कोने में कहीं भी आने जाने का एक परमिट है। और समानता का अधिकार हमें ये देता है कि चाहे हम स्कूल में हो, कॉलेज में हो या देश के किसी भी सार्वजनिक स्थान पे, हमारा प्रस्तावना संविधान का वो दर्पण है जो हमें यह अधिकार नहीं देती कि हम हमारे साथ किसी भी जगह किसी भी तरह का कोई भेदभाव किया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोग आज तक ये नहीं मानते कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, क्योंकि वो किसी अनुच्छेद में नहीं है, किसी भाग में नहीं है, किसी अनुसूची में नहीं है। इसलिए मेरी 4 लाइनें हैं कि संविधान में स्वतंत्र रूप से अनुच्छेदों से परे है ये। संविधान में स्वतंत्र रूप से अनुच्छेदों से परे है ये, लेकिन फिर भी संविधान की आत्मा में रहते हैं। अंत में समय के अभाव को देखते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि प्रस्तावना को सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है बल्कि अपने जहन में उतारना है। यही हमारे नागरिकों की सच्चे कर्तव्य की मिसाल बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट नेम अनाउंस करने से पहले मैं आप पर कुछ पंक्ति कहना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। अधिकारों की रोशनी लेकर कर्तव्यों का दीप जलाए, भारत माँ के सच्चे पथ पर संविधान हमको चलाए। नींव बनी है लोकतंत्र की, सपनों को आकार दिया, डॉक्टर अंबेडकर के श्रम ने आजादी को साथ दिया। समानता का ये संदेश सुनाता, न्याय का ये दीप जलाता है, हम भारतवासी को ये गौरव का एहसास कराता है। आगे स्पीच के लिए नाम है ऋषि राज सक्सेना, 5th सेमेस्टर से। प्रेमर टॉपिक पे आपको स्पीच देंगे। सर्वदेवी स्तुता दिव्या अलंकार विभूषिता वागीश्वरी वाग्देवी शब्द पर्याय मां शारदे। मंचस्थ सम्मानित गुरुजन एवं मेरे सामने आकार लेते हुए ऊर्जावान भावी वक्ता, मैं आपके समक्ष संविधान की प्रस्तावना और उसके महत्व पर विचार करने जा रहा हूं। मित्रों, फूलों का रंग है फूलों की आग, खुशबू की अपनी कोई निशानी नहीं है दोस्त। तहजीब एक सच है जिसे सच ही मानना, तहजीब कोई किस्सा कहानी नहीं है दोस्त। ऐसी तहजीब की खुशबू बिखेरता हमारा देश भारत, बल्कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, एक भौगोलिक सीमा नहीं है, बल्कि एक उम्मीद आने वाली कल की बेहतर सुबह के लिए, और उम्मीद की किरण के सिवा कुछ भी नहीं। इस घर में रोशनी का यही इंतजाम, इस घर में रोशनी का यही इंतजाम। ये रोशनी हमें कौन देता है? ये रोशनी हमें मिलती है हमारे संविधान से। वो संविधान
जिसकी आत्मा उसकी प्रस्तावना में बसती है, जहां शुरुआती 4 शब्द बड़े जीवंत होकर प्रस्फुटित होते हैं, स्पंदित होते हैं कि हम भारत के लोग। कौन हम भारत के लोग? जिसमें भारतीयता का भाव सर्वोपरि। कौन भारतीयता? कैसी भारतीयता? कैसी हिंदुस्तानियत? मित्रों, हिंदुस्तानियत किसी एक धर्म, किसी एक संप्रदाय, किसी एक वर्ण, किसी एक वर्ग, किसी एक भाषा, किसी एक विचार तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव जाति के लाखों वर्षों के अनुभवों का परिणाम है। अगर हमें हिंदुस्तानियत को समझना है मान्यता साथियों, अगर हमें भारतीयता को समझना है तो हमें राजनीति के भावुकतापूर्ण थोड़ा राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर समझना होगा, जहां सभी संस्कृतियों के साथ समर्थन। हम बात करते हैं हिंदुस्तान सुधारने। साथियों, यदि हम वैश्विक संस्कृति पर दृष्टिपात करें तो हमें आवश्यकता नहीं है कि हम विश्व की संस्कृति का तमाम गहराइयों में अध्ययन करें। हमें आवश्यकता नहीं है कि हम हिंदुस्तान की तहजीब संस्कृति में उसकी गहराइयों के मर्मज्ञ हो। हमें आवश्यकता है अपने हिस्से का हिंदुस्तान सुधारने की। मैं अभी अध्ययन कर रहा था तो मैं देख रहा था कि हमारे भारत में लगभग 806 जिले हैं, जिसमें एक जिला हमारा बरेली भी, जिसकी ऐतिहासिक विरासत समेटे हुए ये भूमि बरेली कॉलेज की भूमि भी। तब कहता हूं कि 1/806वां हिंदुस्तान आप है, 1/806वां हिंदुस्तान मैं हूं। आप अपने हिस्से का हिंदुस्तान सुधारे, मैं अपने हिस्से का हिंदुस्तान सुधारूं, संविधान की आत्मा स्वतः ही प्रबल हो जाएगी। ये तो वो शहर है जिसने पूरी दुनिया को बाबा तुलसी का मानस पुत्र राधेश्याम रामायणी दिया। वही राधेश्याम रामायणी जो अपनी राम कथा में कहते हैं, युवराज जानते हम है ये सच्चे बलवीर कुशल हो तुम, बलवान पिता के बेटे हो, समाधि समर्थ सबल हो तुम, कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना, बलवीर अगर संभव हो सब झगड़ा निपटाते, बलवीर अगर संभव हो सब झगड़ा निपटाते। तब जाकर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा संकल्पित साकार होते हुए यथार्थ के धरातल पर दिखाई देती। हम बात करते हैं, हमारी प्रस्तावना बात करती विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म स्वतंत्रता की। कैसी स्वतंत्रता? साथियों, ये स्वतंत्रता है हमारी बरेली में। इस प्रकार है, मैं आपको एक दृष्टि देता हूं, समझिएगा। ये तो वो शहर है जहां भगवान शिव स्वयं सात नाथों के रूप में विराजित है। ये तो वो शहर है जिसके मरकज में आला हजरत का मकाम है। ऐसी गंगा जमुनी तहजीब को समेटे हमारा शहर बरेली अमन की जीती जागती तस्वीर है। ये तो वो शहर है जिसमें ये तो वो शहर है, मुझे याद आता है कि जहां सेठ फजलुर रहमान और चुन्ना मियां लक्ष्मी नारायण मंदिर की आधारशिला रखते हैं। वही लक्ष्मी नारायण मंदिर जो आज पूरी दुनिया में चुन्ना मियां के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसे गौरवशाली इतिहास समेटे हमारा शहर बरेली वास्तव में हमारे पूरे संविधान की जीवंत परिकल्पना है। हम बात करते हैं कि साहब रामायण को मानो, नहीं, रामायण की मानो। हम बात करते हैं कुरान को मानो, नहीं, कुरान की मानो। गुरु ग्रंथ साहिब को मत मानो, गुरु ग्रंथ साहिब की मानो। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी गलतियां सुधारना ना जानता हो, औरों की गलतियों पे टोक नहीं पाता है। पाप पुण्य शोक लोक दृष्टि से विलोकता हो, पर लोक क्या कहे है, लोक नहीं पाता है। क्लेश लेश शोक हरे, वह कभी कोई क्लेश शोक नहीं पाता है। जिस पर देव गुरु बाप माँ की कृपा, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता। मेरे साथ जोर से कोई वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीच के लिए नेक्स्ट नेम है सपना शर्मा, प्रथम सेमेस्टर से। Good afternoon, everyone, respected teachers and my dear friends. My name is Sapna Sharma. I am a student of first semester LLB. My topic is preamble, and I am here to start my topic. यह इतिहास एक
का है जिसने सदियों तक संघर्ष किया, अपने हक की लड़ाई लड़ी। आखिरकार 200 वर्ष की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर ये स्वतंत्र हुआ। ये कहानी नहीं है, ये इतिहास है। ये इतिहास है उस भारत का जहां हम हैं। हमें एक भारत का एक ऐसा संविधान बनाना था जिसमें समस्त नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्र और गरिमा का आश्वासन है। यह कहानी एक ऐसे दस्तावेज, मार्गदर्शक, एक ऐसे नेताओं ने, सेनानियों ने तैयार किया जो एक कागज के पन्नों तक सीमित नहीं था। एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना था जो हमारे देश को एक प्रकाश की एक नई दिशा तक लेके जाए। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान ने अपनाया, कई देशों ने इसको अपनाया, जैसे जिसमें पहला देश हमारा बना भारत। भारत ने बहुत से ऐसे काम किए जो इस संविधान को हमने अपनाया और आगे बढ़ाया। संविधान के कई विशेषज्ञ ने अपने अपनी राय प्रकट की प्रस्तावना पे, जैसे हमारे नानी पालकीवाला जी ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र है। के.एम. मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान की एक कुंडली है, और ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। हमारी प्रस्तावना का पाठ शुरू होता है, हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुता, समानता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष गणराज्य बनाने की। प्रस्तावना को 42वें संशोधन के साथ 3 शब्दों के साथ जोड़ा गया था: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। इसके 4 घटक हैं: समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सॉरी, मैं यहाँ पे कुछ अटक रही हूँ, मैं इस बात को और कंटिन्यू आगे करना चाहती हूँ। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रभुत्ता। प्रभुत्ता का अर्थ है हमें अपने देश को एक ऐसी शक्ति बनाना है जो बाहरी शक्ति के अधीन ना बने। धर्मनिरपेक्ष, हमें अपने समाज को एक ऐसा धर्म बनाना है जहाँ पे ना कोई जाति हो, ना कोई धर्म हो, सब बराबर हो। लोकतांत्रिक, हमें अपने देश को, एक नागरिक को एक ऐसा लोकतांत्रिक बनाना है जहां वे अपनी सरकार चुने, वे अपना राजा चुने। गणराज्य। गणराज्य का अर्थ है कि ना कोई राजा हो, ना कोई रानी हो, सिर्फ एक हो, वो प्रमुख हमारा राष्ट्रपति हो। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले 2 पंक्ति कहना चाहती हूँ। कोई संविधान जितना अच्छा हो वो बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग गलत हैं। कोई संविधान बुरा हो सकता है लेकिन उसका अनुसरण करने वाले लोग अच्छे हों। ये बात कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट नेम है निखिल अग्रवाल, 3rd सेमेस्टर। faculty members and students. मेरा आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, इट्स इम्प्लीमेंटेशंस एंड चैलेंजेस टू द प्रेजेंट सिनेरियो। हमारे संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए, साथ ही 11 कर्तव्य भी दिए हैं। उन मौलिक अधिकारों में शामिल है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक विचारों का अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी शामिल है। हम विधि के छात्र होते हैं, हम विधि के छात्र हैं तो हमें ये कर्तव्य मालूम है, लेकिन जिस सदस्य को, समाज के सदस्यों को ये अधिकार मालूम नहीं है
उन्हें ही अधिकार प्राप्त करने का या दिलाने का जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही आ जाती है, क्योंकि मेरा पालन पोषण जो हुआ एक गांव से हुआ, तो मैंने समानता का भेदभाव देखा है और देख रहा हूँ। तो मेरे गांव में जितनी भी जिम्मेदारी है कि सब लोग समान हों, वो मेरे कंधों पर आ चुकी है। और एक एग्जाम्पल हो रहा है कि मान लो जो एक रोड है और रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, तो जो उसका राइट टू हेल्थ है वो कहाँ से आएगा, क्योंकि अब वो होश में नहीं है। तो उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट दी कि राइट टू हेल्थ इन इमरजेंसी केयर टू द एक्सीडेंट विक्टिम्स भी इस देश में लागू है, क्योंकि अगर उसका टाइम से ही इलाज नहीं हुआ तो वो अपना राइट टू लाइफ खो देगा। और जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, तो 2002 में इंप्लीमेंट हुआ था, तो उसके भी अभी चैलेंजेस हैं, क्योंकि उस टाइम सरकार या उस टाइम का समाज क्लास 8 तक मानता था कि बहुत शिक्षित हैं, बट आज का जो समाज है वो नहीं मानता। आज आप जाइएगा किसी गांव में आप कहोगे कि मैं कक्षा 8वीं तक पढ़ा हूँ, तो आप सिर्फ यही माने जाओगे कि आप अंगूठा छाप या सिर्फ साइन करने के लिए पढ़े हो। तो वो जो राइट टू एजुकेशन है वो या तो ग्रेजुएशन तक हो अब तो अच्छा ही रहेगा, या एक और है कि जुडिशरी में जब तक हम आते हैं या कोई केस लेके जाते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, चाहे वो विशाखा गाइडलाइंस का हो। शायद सरकार पहले जाग जाती तो बाबरी देवी का जो हैरेसमेंट हुआ था वो बच जाता। तो युवा होने के नाते मेरा आप सबसे अनुरोध है, जितने भी युवा साथी हैं, कि वह आप अपने अधिकार के साथ साथ सामने वाले जो उस अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते तो आप दिलवाइएगा। धन्यवाद। ऐसा है कि इधर कितने कंटेस्टेंट बचे? 15 बचे, तो आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए सर, सबसे बैठे हुए हैं और बच्चे भी, आप लोग जाइएगा मत। 10 मिनट बाद चले गए हैं, अभी तो है ना, अभी कोई नहीं जाएगा। कौन लेता रहा, कौन उसमें लेता रहा, तो आप जाइएगा। सब लोग की ब्रेक जिनका हुआ है अभी जो स्पीच हो चुका है, चले गए हैं। 10 मिनट की व्यवस्था, तो आप लोग जाइएगा। अभी जाना किसी ने नहीं है, लेकिन रिफ्रेशमेंट अभी बीच में दिखा दे। ब्रेक जाना नहीं, लेकिन अरे जाएंगे तो पहली बात सुनिए, दोनों दूसरे नंबर पे आप लोग फर्स्ट सेकंड वहां पे बैठे जाना नहीं, तो फर्स्ट में आया ठीक है, आप बैठो यहीं पे ले लेते हैं, यहीं पे इंटेलेक्चुअल दे देते हैं, यहीं सबको दिलवा दो। Thank you.